एनालॉग सिग्नल का डिजिटल सिग्नल में रूपांतरण। अभी हम इसके पहले पढ़े थे कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल जो होता है वो समय के साथ परिवर्तित होगा और डिजिटल सिग्नल जो होता है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। इसलिए आजकल सबसे लोकप्रिय चैनल माना जाता है या जो सबसे लोकप्रिय सिग्नल माना जाता है किसको, डिजिटल सिग्नल को, क्योंकि डिजिटल सिग्नल जो है वो मशीनी लैंग्वेज पर काम करता है। मशीनी लैंग्वेज कहने से हमारा आशा है कि 0 और 1 के फॉर्मेट में। 0 और 1 जो होता है, 0 और 1 का जो फॉर्मेट होता है वो केवल कंप्यूटर लैंग्वेज ही कह सकते हैं उसको, कंप्यूटर ही उस लैंग्वेज को समझता है। तो उसी सिद्धांत पर कार्य करता है हमारा डिजिटल सिग्नल। तो इसलिए हम जो भी सिग्नल भेजते हैं, हमारे द्वारा जो साधारण बातचीत की जाती है वो एनालॉग रूप होता है, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करेंगे। तो इसको एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित करने के पहला स्टेप होता है सैंपलिंग करना। सबसे पहला स्टेप होता है सैंपलिंग करना। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो तरंगों के रूप में होते हैं, मतलब वो एक सतत सिग्नल होगा। सतत सिग्नल होगा मतलब वो किस रूप में होंगे, तरंग के रूप में इस प्रकार होंगे। ये होगा ना एनालॉग सिग्नल, और उसको हमको बदलना है किस रूप में, डिजिटल सिग्नल, मतलब छोटे छोटे स्पंदों के रूप में हमको उसको परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले सैंपलिंग का काम होता है एनालॉग सिग्नल को छोटे छोटे स्पंदों के रूप में परिवर्तित करना। जो सिग्नल एक तरंग के रूप में होता है, एनालॉग रूप में है, मतलब वो किस रूप में है, तरंग के रूप में है। इस तरंग रूप को छोटे छोटे स्पंद, छोटे छोटे अलग अलग ऊंचाई के स्पंदों के रूप में बदलने का जो कार्य है वो क्या कहलाता है, सैंपलिंग। सैंपलिंग में हम सिर्फ एक ही काम करेंगे, जो हमारा सतत सिग्नल है उसको ब्रेक करेंगे, मतलब उसकी अलग अलग आवृत्ति के हिसाब से उसको बांट देंगे, किसमें, स्पंद के रूप में। ठीक है। सेकंड होता है इसी में क्वांटीकरण। इसी का सेकंड स्टेप क्या होगा, सैंपलिंग के बाद हम उसका क्या करेंगे, क्वांटीकरण करेंगे। सेकंड स्टेप में होगा क्वांटीकरण। सैंपलिंग में हमने जिन सिग्नलों को किसमें किया है, स्पंद के रूप में बदले हैं। अब उस स्पंद के रूप में बदले हुए सिग्नलों को पूर्णांकित करेंगे। पूर्णांकित करना मतलब जैसे ये हमारे पास क्या है, स्पंद है, इस प्रकार से जो सतत सिग्नल है उसको जब हमने स्पंदों में बांटा तो इस प्रकार हमको क्या मिलेंगे, स्पंद मिलेंगे। इसमें जरूरी नहीं है कि सभी स्पंदों की ऊंचाई क्या हो, समान हो। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने देखा है कि जो एक बार तरंग ऊपर जाता है, मतलब मैक्सिमम ऊंचाई पर जाएगा, फिर वो मिनिमम हाइट में जाता है, तो इस समय उसके आवृत्तियों में क्या अंतर आएगा, और जब आवृत्तियों में अंतर आएगा तो उस आवृत्तियों के हिसाब से यदि हम स्पंदों को बांटेंगे तो किसी की आवृत्ति कम होगी, मतलब किसी स्पंद की हाइट कम होगी और किसी स्पंद की हाइट ज्यादा होगी। ठीक है। तो जब हम इसको बांटे हैं तो क्वांटीकरण में हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा, जिसकी ऊंचाई सबसे कम होगी उसको हम आधार मानेंगे, और उसको आधार मान के हम इसका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। जैसे मान लो ये दोनों समान दिख रहे हैं तो इनको आधार मान के हम इसका नंबरिंग कर, ये दोनों समान हाइट की इसलिए 3 दे दिए इसको। उसके बाद हाइट है इसका तो इसको 4 दे दिए, ये 5 हो गया और ये हो गया दोनों 6। इस प्रकार हम उसको क्या कर दिए, नंबरिंग कर दिए। जो उनकी ऊंचाई है तो सबसे कम ऊंचाई को, सबसे छोटे स्पंद को हम आधार मान के या न्यूनतम वोल्टेज को आधार मान के हम उसको पूर्णांकित नंबरों से नंबरिंग कर देते हैं, अलग अलग नंबर उसको हम दे देते हैं। ये क्रिया क्या कहलाता है, क्वांटीकरण कहलाता है।
स्पंदों को उनके ऊंचाई के आधार पर, ठीक है, स्पंदों को उनके ऊंचाई के आधार पर न्यूनतम संख्या से उनको पूर्णांकित करते हैं। न्यूनतम संख्या से हमने उसको क्या कर दिया, पूर्णांकित, मतलब उसको नंबर दे दिए अलग अलग। तो ये डिजिटल सिग्नल को, सॉरी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने का सेकंड स्टेप है। लास्ट स्टेप होता है इसमें कोडिंग करना। लास्ट स्टेप के क्या होता है इसमें, कोडिंग। कोडिंग करने का मतलब, अभी तो हमने उन्हें पूर्णांकित नंबर दिए, मतलब किसी स्पंद को 2, 3, 4, 5 अलग अलग नंबर दिए हैं, वो उनके ऊंचाई, स्पंदों की ऊंचाई के आधार पे हमने उनको नंबरिंग दिया। लेकिन अब क्योंकि इन नंबरों को, ये क्योंकि डिजिटल सिग्नल है और डिजिटल सिग्नल में सिर्फ 2 ही नंबर का यूज होता है, वो क्या होता है, 0 और 1 का। तो कोडिंग करते समय जो स्पंदों की ऊंचाई के आधार पर हमने जो नंबर दिया है, उन नंबर को हम बाइनरी नंबर, द्विआधारी संख्याओं में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। इसमें हम क्वांटीकरण से प्राप्त अंकों को द्विआधारी संख्याओं में परिवर्तित करते हैं। ये हो गया। इसमें हम जो नंबर हमको क्वांटीकरण से प्राप्त हुए हैं, उन नंबर को किसमें हम कन्वर्ट करेंगे, द्विआधारी संख्याएं। द्विआधारी संख्या कहने का मतलब होता है 0 और 1 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनरी नंबर, साधारण संख्या, ये हो गया साधारण संख्या, और ये उसी का हो गया द्विआधारी संख्या। तो देखो, साधारण संख्या यदि 0 है, ठीक है, साधारण संख्या यदि 0 शून्य है, तो उसका द्विआधारी संख्या क्या हो जाएगा, 0 0 0 होगा, ठीक है। अगर साधारण संख्या 1 है तो उसका द्विआधारी संख्या होगा 0 0 1। यदि साधारण संख्या 2 है तो इसका हो जाएगा 0 1 0। 3 है तो ये हो जाएगा 0 1 1। 4 है तो ये हो जाएगा 1 0 0। तो 0 है तो उसका मान क्या होगा, द्विआधारी बाइनरी नंबर में हम उसको कैसे कोडिंग करेंगे, 0 0 0 से करेंगे। यदि किसी स्पंद की ऊंचाई 1 है, मतलब हम 1 मान रहे हैं उसको, तो उसकी हम कोडिंग करेंगे 0 0 1। 2 है तो 0 1 0। 3 है तो 0 1 1, और 4 है तो 1 0 0। उसी प्रकार यदि 5 है तो हो जाएगा 0 1 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 1 1। 6 है तो, सॉरी, ये हो जाएगा 1 0 0, और 6 है तो 1 1 0, और 7 है तो ये हो जाएगा 1 1 1। इस प्रकार हम बाइनरी डिजिट में कोडिंग करेंगे। अगर हमारी स्पंद की ऊंचाई 7 होती है तो हम उसका कोडिंग किस में करेंगे, 1 1 1 से करेंगे। तो ये हम, अगर कंप्यूटर, हम समझते हैं इस लैंग्वेज को, लेकिन कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन समझता है बाइनरी डिजिट को, ठीक है। अब
आगे हम देखते हैं डिजिटल सिग्नल या डिजिटल संचार की विशेषताएं। अभी हमने जो बाइनरी डिजिट पढ़ा उसमें 5 की जो कोडिंग थी, 5 का मैंने गलती से बता दिया था 100, ये होगा क्योंकि 4 का होता है 100, ठीक है, 4 का 100 होता है, इसलिए 5 का हो जाएगा 101, ठीक। अब देखते हैं डिजिटल सिग्नल की विशेषताएं। जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो आखिर हम डिजिटल सिग्नल का उपयोग क्यों करते हैं, एनालॉग सिग्नल के बजाय हम डिजिटल सिग्नल का ही यूज़ क्यों करते हैं। इसके पीछे कारण है कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, सबसे पहले तो डिजिटल सिग्नल स्पंदों के रूप में होते हैं। यह सिग्नल स्पंदों के रूप में होते हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नल स्पंदों के रूप में होते हैं और इसी कारण हम इन्हें लॉजिक गेटों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। इसका सबसे पहला विशेषता ये है कि ये जो सिग्नल है वो स्पंद के रूप में होते हैं और स्पंद के रूप में होने के कारण हम इन्हें लॉजिक गेटों की सहायता से, लॉजिक गेट, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, ये हम पिछले का चैप्टर में पढ़े हैं कि और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, ये 3 लॉजिक गेट होते हैं। तो इन तीनों के माध्यम से हम डिजिटल सिग्नल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है इसमें एक ही चैनल में बहुत सारी सूचनाओं का प्रसारण किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नल जो होते हैं उसमें हम, अगर हमको बहुत सारी सूचनाओं को भी एक साथ भेजना है तो हम एक ही चैनल का यूज करेंगे। अगर इसके अलावा यदि एनालॉग सिग्नल होता, इसमें एक ही चैनल में बहुत सारी सूचनाओं का प्रसारण किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ही चैनल में बोलने का मतलब चैनल एक होगा लेकिन उसमें हम हजारों सूचनाओं को एक साथ प्रसारित कर सकते हैं। अगर इसके अलावा एनालॉग सिग्नल होता तो एनालॉग सिग्नल में प्रत्येक चैनल के, प्रत्येक सूचना के लिए प्रत्येक चैनल की आवश्यकता होती है। एक सूचना हमको भेजना है तो एक चैनल चाहिए, 2 सूचना भेजना है तो 2 चैनल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें एक चैनल में हम बहुत सारी सूचनाओं को भेज सकते हैं। इस कारण से डिजिटल सिग्नल उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। यदि हमको चैनल बार बार चैनल चेंज करना पड़े तो हम एक समय में एक ही सूचना को भेज सकते हैं। इस कारण डिजिटल सिग्नल को अच्छा माना गया है। तीसरा है इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है।
इसकी गुणता अच्छी होती है। गुणता मतलब इसमें जो क्वालिटी होती है, क्योंकि ये छोटे छोटे पल्स के रूप में होते हैं। अगर हम एक पल्स को मतलब छोटे छोटे बैंड को सूचना के रूप में भेजेंगे तो वो स्पष्ट और प्रबलता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेगा। लेकिन उसके अलावा यदि हम तरंग के रूप में भेजते हैं तो तरंगों में बाह्य जो वातावरण है उसका अवरोध भी पड़ेगा, और बाह्य अवरोध का यदि इफेक्ट पड़ता है तो उस समय वहां पर रुकावट भी उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि यदि हम तरंग के रूप में भेजते हैं तो तरंग के भेजेंगे तो उस समय मौसम का जो इफेक्ट है, मौसम यदि खराब है तो उस समय वो सिग्नल जो है स्पष्ट रूप से सामने वालों तक नहीं पहुंचेगा, जिससे वो मैसेज जो हम भेजना चाह रहे हैं वो सही सही दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता। अगर उसी को हम स्पंद के रूप में भेजते हैं, छोटे छोटे टुकड़े के रूप में, पल्स के रूप में भेज रहे हैं, तो वो आसानी से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है। इसलिए इसकी गुणता क्या होती है? अच्छी होती है। और चौथा इसका गुण होता है इसमें बाह्य शोर का प्रभाव नहीं पड़ता। बाह्य शोर का प्रभाव नहीं पड़ता मतलब जैसे अब ये तरंगे सीधे उस अभिग्राही तक तो नहीं पहुंचेगा। सबसे पहले ये कहा जाएगा जो ग्रह उस पूरे मैटर को नियंत्रित कर रहा है, जो संचार चैनल जिसको इसको नियंत्रित कर रहा है, वहां पहुंचेगा सबसे पहले। तो ये जो सिग्नल है सबसे पहले कहा जाएगा संचार चैनल में। अब जो अभिग्राही प्रेषित से लेके संचार चैनल तक जब जाएगा तो उस समय वायुमंडल में जो होने वाले बाह्य गतिरोध हैं या बाह्य शोर होते हैं उनका प्रभाव डिजिटल सिग्नल में नहीं पड़ता, क्योंकि ये छोटे छोटे स्पंद के रूप में है, इसलिए बाह्य शोर का प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस कारण इसके क्वालिटी अच्छी होती है और इस कारण हम डिजिटल सिग्नल को प्रयोग अधिकतर करते हैं। एनालॉग सिग्नल को प्रयोग इसलिए नहीं लाया जाता क्योंकि पहला तो उसकी गुणता अच्छी नहीं होती, उनको हम अधिक दूरी पर नहीं भेज सकते। सेकेंड, उसमें बाह्य शोर का प्रभाव अधिक होगा। बाह्य शोर मतलब जितने भी वातावरण में मौसम संबंधी जो गड़बड़ियां होती हैं, मौसम से संबंधित गड़बड़ जिससे वो तरंगों में अवरोध उत्पन्न करेगा, या वातावरण में वायु के कारण या अन्य किसी कारण से जो भी गतिरोध होगा, उन सब से शोर होता है। और उस शोर के साथ यदि सूचना मिक्स हो गई तो वो हमको एक साथ बहुत सारे आवाज सुनाई देंगे, जिसके कारण हम एनालॉग सिग्नल का उपयोग ना करके हम सिर्फ डिजिटल सिग्नल का उपयोग करते हैं। अब अगला देखते हैं मॉड्यूलन। अगला क्या है? मॉड्यूलन। मॉड्यूलन क्या होता है कि जब निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति की तरंगों के साथ अध्यारोपित किया जाता है। यहाँ पर जो तरंग होती है उनकी आवृत्तियां अलग अलग होती है। कुछ तरंगों की आवृत्ति निम्न क्वालिटी की होती है और कुछ तरंगों की आवृत्ति उच्च क्वालिटी की होती है। तो मॉड्यूलन का डेफिनेशन होता है निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति की निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति की तरंगों के साथ अध्यारोपण करना। अध्यारोपण करना मतलब
अध्यारोपण कहने का मतलब होता है जैसे हमारे पास दो अलग अलग आवृत्तियां हैं, ठीक है, दोनों आवृत्ति क्या होंगी, दो अलग अलग अगर आवृत्ति है तो दोनों आवृत्ति का आयाम और आवृत्ति दोनों क्या होगी, समान होगी। और समान होने के कारण ये पहला ये निम्न आवृत्ति की तरंग है, उसको हम उच्च आवृत्ति की तरंगों के साथ क्या करेंगे, अध्यारोपित करेंगे, मतलब एक के साथ उस दूसरे आवृत्ति को भी क्या करेंगे, आरोपित करेंगे, तो उसको कहते हैं अध्यारोपण करना। तो यहाँ पर निम्न आवृत्ति की तरंग हम किसको कहेंगे, श्रव्य आवृत्ति जो होती है, श्रव्य आवृत्ति की तरंगों को हम निम्न आवृत्ति की तरंग कहते हैं। और उच्च आवृत्ति की तरंग हम कहेंगे वाहक तरंगों को। क्यों कहेंगे, उसके पीछे कारण है, क्योंकि निम्न आवृत्ति की तरंग को हम उच्च आवृत्ति की तरंगों के साथ अध्यारोपित कर रहे हैं। अब अध्यारोपित कर रहे हैं मतलब जो उच्च आवृत्ति की तरंग है वो इस निम्न आवृत्ति की तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करेगा, पहुंचाएगा। इस कारण से हम उच्च आवृत्ति की तरंग को क्या कहते हैं, वाहक तरंग भी कहते हैं, मतलब निम्न आवृत्ति की तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली तरंगे। तो निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति के तरंगों के साथ अध्यारोपण करना मॉडुलन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि हम आखिर निम्न आवृत्ति की तरंगों को ऐसे भी तो प्रेषित कर सकते हैं, लेकिन हमको मॉडुलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कारण क्या है उसके पीछे कि जो निम्न आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं उनका आवृत्ति कम होने के कारण, निम्न आवृत्ति है, आवृत्ति कम है, और आवृत्ति कम होने के कारण हम उसको ज्यादा दूरी तक प्रेषित नहीं कर सकते, ठीक है। आवृत्ति कम होने के कारण इन तरंगों का प्रेषण हम बहुत अधिक दूरी तक नहीं कर सकते। इस कारण से हम निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति के साथ अध्यारोपित कर देते हैं। इस कारण से जितनी दूरी, अब उच्च आवृत्ति के साथ जैसे ही हम उसको अध्यारोपित कर दिए तो हम जितनी दूरी उसको तय कराना चाहते हैं वो आराम से वो तय कर सकता है। इसलिए हम मॉडुलन का कार्य करते हैं। अब है मॉडुलन की आवश्यकता। मॉडुलन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, क्योंकि श्रव्य आवृत्ति की जो तरंगे हैं श्रव्य आवृत्ति की जो तरंगे हैं जिसको हम क्या मान के चलते हैं, निम्न आवृत्ति की तरंगे, उनका परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। जो निम्न आवृत्ति की जो तरंगे हैं जिनको हम क्या कहते हैं, श्रव्य आवृत्ति कहते हैं, उनका जो परास है वो 20 हर्ट्ज से लेके कहाँ तक होता है, 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, जिसको हम 20 किलो हर्ट्ज को 20,000 हर्ट्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसका परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है मतलब वो निम्न आवृत्ति है। अब इस निम्न आवृत्ति की तरंग को यदि हमको कुछ ज्यादा दूरी तक प्रेषित करना है तो इसमें कमियां ये है, पहला इसकी ऊर्जा कम होती है, इनका परास कम है, परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक या 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। इस कारण इसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। और यदि ऊर्जा कम होगी तो बाह्य जैसे ही हम इसका प्रसारण करेंगे वायुमंडल में, प्रसारण के समय ऊर्जा कम होने के कारण जैसे ही हम उसका प्रसारण करेंगे तो प्रसारण जब हम करेंगे इसका तो बाह्य वायुमंडल के कारण इसमें क्या होगा, इनकी ऊर्जा में लगातार कमी आते जाएगी, क्योंकि बाह्य वातावरण इसकी ऊर्जा का क्षय करेगा। जैसे ये बाह्य वातावरण में गमन करेगा ये श्रव्य आवृत्ति, तो इसकी ऊर्जा का धीरे धीरे क्या होने लगेगा, क्षय होने लगेगा। और जब ऊर्जा का क्षय होगा तो ऊर्जा क्षय होने के साथ साथ इनका जो आयाम है वो भी क्या होगा, घटने लगेगा।
प्रसारण के समय वायुमंडल के प्रभाव के कारण ऊर्जा क्षय होने लगेगी। ठीक है, ऊर्जा क्षय होने लगेगी। तो ऊर्जा क्षय होने के कारण क्या होगा, इसका आयाम कम होगा और आयाम कम होने के कारण ये तरंगे धीरे धीरे घटते घटते शून्य पर आ जाएंगी। इसका ऊर्जा क्षय होना स्टार्ट हो गया। अब क्षय होते होते इसकी ऊर्जा 0 हो जाएगी। अब ऊर्जा अगर शून्य हो गई तो वो तरंगे क्या होगी, समाप्त हो जाएंगी। वो जितनी जिस दूरी पर पहुंचना वहां तक नहीं पहुंचकर उसके पहले ही वो तरंगे पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। सेकंड इसका कारण होता है कि हमको प्रत्येक तरंग के लिए या विद्युत चुम्बकीय जितनी भी तरंगे होती हैं उन तरंगों के प्रसारण के लिए एक एंटीना की आवश्यकता होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रसारण के लिए एंटीना की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ पे कि क्योंकि जो श्रव्य आवृत्ति की तरंगे हैं वो कैसी है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रसारण के लिए एक एंटीना की आवश्यकता होगी। अब एंटीना की जब आवश्यकता है तो वो एंटीना की जो लंबाई होगी वो निर्भर करता है श्रव्य आवृत्ति के परास पर या उसके तरंग दैर्ध्य पर हम कह सकते हैं। तो जब एंटीना की लंबाई निर्भर करेगा श्रव्य आवृत्ति के तरंग दैर्ध्य पर, और हम जानते हैं तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू होता है c अपॉन न्यू। क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू। लैम्डा मतलब होता है तरंग दैर्ध्य, c मतलब होता है प्रकाश की चाल और न्यू मतलब होता है आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर जो न्यू है, अब आवृत्ति सबसे पहले कितना है, 20 हर्ट्ज है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 20, तो इसका मान आ जाएगा 1.5 × 10⁷ मीटर। ठीक है, तो इसका तरंग दैर्ध्य कितना आएगा, यदि आवृत्ति 20 हर्ट्ज है तो तरंग दैर्ध्य कितना आएगा, 1.5 × 10⁷। और यदि लैम्डा इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन, अब यदि उसकी आवृत्ति कितना है, 20,000 हर्ट्ज है, तो इसका मान आ जाएगा 1.5 × 10⁴। तो पहले जो निम्नतम आवृत्ति थी 20 हर्ट्ज, उसके लिए 20 हर्ट्ज के लिए उसका मान हम निकाले थे 1.5 × 10⁷। तो 10⁷ से 10⁴ इन दोनों के बीच के एंटीना की लंबाई होनी चाहिए, क्योंकि जितना तरंग दैर्ध्य होगा उतना एंटीना की लंबाई हम लेंगे। तो व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है कि हम इस लंबाई का एंटीना बना सकें, इसलिए जो वाहक तरंगें होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। और क्योंकि एंटीना की लंबाई अधिकतम 100 मीटर या फिर इससे कम होनी चाहिए। एंटीना की लंबाई कितनी होनी, अधिकतम 100 मीटर हो सकता है या इससे कम होता है, तो हम उस सिग्नल का प्रसारण कर सकते हैं। तीसरा, मॉड्यूलन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हम जो प्रेषण है, प्रेषण के समय बहुत सारी सूचना का प्रसारण एक साथ किया जाता है।
देखो, प्रेषण के समय जो ऐसा नहीं है कि एक ही प्रेषण सूचना का प्रसारण करेगा, बहुत सारे प्रेषण एक साथ सूचनाओं का प्रसारण करते हैं। अगर वो कम आवृत्ति की तरंगे हैं, निम्न आवृत्ति की यदि तरंगे हैं, तो सारी सूचनाएं एक दूसरे में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी और उनको अलग करना कठिन होगा। लेकिन यदि वो उच्च आवृत्ति की तरंगों के साथ अध्यारोपित हैं, तो उस समय हम उसका प्रसारण भी सही तरीके से कर सकते हैं। इसलिए मॉड्यूलन की आवश्यकता होती है और उसका कारण यही है कि निम्न आवृत्ति की तरंगों को हम उच्च आवृत्ति की तरंगों के साथ अध्यारोपित करते हैं और यही क्रिया कहलाती है मॉड्यूलन की। अब हम इसके बाद देखते हैं मॉड्यूलन के प्रकार। अभी इसके पहले हम देखे थे मॉड्यूलन क्या है और मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों होती है। अब हम देखते हैं मॉड्यूलन के प्रकार। 3 प्रकार का मॉड्यूलन होता है। सबसे पहले होता है आयाम मॉड्यूलन। पहला होता है आयाम मॉड्यूलन, दूसरा होता है आवृत्ति मॉड्यूलन, और तीसरा होता है कला मॉड्यूलन। ये मॉड्यूलन के 3 प्रकार होते हैं, आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन और कला मॉड्यूलन। तो हम देखते हैं आयाम मॉड्यूलन का डेफिनेशन। आयाम मॉड्यूलन के डेफिनेशन से पहले मॉड्यूलन का डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं। मॉड्यूलन क्या होता है कि निम्न आवृत्ति की तरंगों को हम उच्च आवृत्ति की तरंगों के साथ क्या करते हैं, अध्यारोपित करते हैं। तो यहाँ पर निम्न आवृत्ति की तरंगे क्या होती है, श्रव्य आवृत्ति तरंगे, और उच्च आवृत्ति की तरंगे क्या होती है, वाहक तरंगे। तो हम लिखेंगे आयाम मॉड्यूलन में जब श्रव्य आवृत्ति की तरंगों को श्रव्य आवृत्ति की तरंगों को वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित किया जाता है। जब श्रव्य आवृत्ति की तरंगों को वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित किया जाता है, उस समय मॉड्यूलक तरंग का आयाम, मॉड्यूलक तरंग का आयाम मॉड्यूलिक तरंग के आयाम का रैखिक फलन होगा। जब श्रव्य आवृत्ति की तरंगों को वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित किया जाता है, तो उस समय मॉड्यूलक तरंग का आयाम मॉड्यूलिक तरंग के आयाम का रैखिक फलन होता है। ठीक है, तो इस समय जो मॉड्यूलक तरंगे होंगी और जो मॉड्यूलिक तरंगे होंगी, दोनों का जो आयाम होगा वो एक दूसरे के अनुसार बदलेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के रैखिक फलन होंगे। तो इस मॉड्यूलन को हम क्या कहेंगे, आयाम मॉड्यूलन कहेंगे। तो यहाँ पर इसका डायग्राम देखते हैं।
श्रव्य आवृत्ति की तरंगे। ये होगा श्रव्य आवृत्ति की तरंगे। और ये जो तरंगे होती हैं उनको हम वाहक तरंगे या माडुलक तरंगे कहेंगे। ये होगा श्रव्य आवृत्ति की तरंगे जो कि एनालॉग रूप में है। अब इनको हम वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित करेंगे। तो जब ये वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित होगा तो हमको प्राप्त होता है आयाम मॉड्यूलेशन। तो ये क्या है? आयाम मॉड्यूलेशन है। इसको हम श्रव्य आवृत्ति की तरंगे कह सकते हैं और ये होगा माडुलक तरंगे। तो इन दोनों को जब एक दूसरे में अध्यारोपित किया जाएगा तो हमको क्या प्राप्त होगा? आयाम मॉड्यूलेशन या आयाम तरंगे प्राप्त होती है। अब अगला होता है आवृत्ति मॉड्यूलेशन। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में जब श्रव्य आवृत्ति की तरंगों को वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित किया जाता है जब श्रव्य आवृत्ति की तरंगों को वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित किया जाता है उस समय माडुलक तरंग की आवृत्ति माडुलक तरंग की आवृत्ति माडुलित तरंग के आयाम का रैखिक फलन होगी। देखो यहाँ पे आवृत्ति मॉड्यूलेशन में हम श्रव्य आवृत्ति की तरंग को जब वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित करेंगे, मतलब जब हम मॉड्यूलेशन की क्रिया कराएंगे उस समय जो हमारा माडुलक तरंग होगा उस माडुलक तरंग की जो आवृत्ति होगी वो माडुलित तरंग की आयाम का रैखिक फलन होगी। माडुलित तरंग का आयाम और माडुलक तरंग की आवृत्ति दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? रैखिक फलन होंगे या दोनों एक दूसरे के साथ सतत परिवर्तित होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसका तीसरा प्रकार होता है कला मॉड्यूलेशन। अब अगला हम देखते हैं कला मॉड्यूलम। कला मॉड्यूलन में जब श्रव्य आवृत्ति की तरंगों को वाहक तरंगों के साथ
श्रव्य आवृत्ति की तरंगों को वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित किया जाता है, उस समय माडुलक तरंग की कला, माडुलक तरंग की कला माडुलित तरंग की कला का रैखिक फलन होता है। तो इसे हम कला मॉड्यूलेशन कहते हैं। यहाँ पे श्रव्य आवृत्ति के तरंग को जब हम वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित करेंगे, उस समय माडुलक तरंग की जो कला होगी, कला कहने का मतलब जो स्ट्रिंग और गर्त का जो निर्माण करते हैं उसको हम एक कला कहते हैं। तो माडुलक तरंग की जो कला होगी वो माडुलित तरंग की कला का क्या होगा, रैखिक फलन होगा, और इस मॉड्यूलेशन को हम कहेंगे कला मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन के 3 प्रकार होते हैं, आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन और कला मॉड्यूलेशन। तो आज हम पढ़े एनालॉग का डिजिटल रूप में रूपांतरण और मॉड्यूलेशन क्यों है और उसकी क्या है और मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और वो कितने प्रकार का होता है। आगे हम अगली कक्षा में देखते हैं। धन्यवाद।